चैप्टर पोस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विड्रॉवल के बाद नेशनलिस्ट के बीच दो फेजेज में डिस्कशन हुई थी, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि आगे का रास्ता क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट स्टेज डिबेट 1934 टू 1935। कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन गांधीयन लाइन्स। गांधी जी का अप्रोच था कि सेल्फ रिलायंस और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। उन्होंने खादी, विलेज इंडस्ट्री और सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट किया। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब था कि हम इंडिपेंडेंस के लिए डायरेक्टली स्ट्रगल ना करके अपने अंदर सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएंगे। खादी का यूज करना और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ये सब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए था, जिससे लोग ब्रिटिश रूल पे डिपेंडेंट ना हो। इसमें की पॉइंट्स को देखते हैं। फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स जैसे अनटचेबिलिटी एजुकेशन, खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट को समझना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। एम ए अंसारी, असफ अली, भोलाबाई देसाई, एस सत्यमूर्ति और बीसी रॉय जैसे लीडर ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात की। उनका मानना था कि इलेक्शन और काउंसिल वर्क में शामिल होना जरूरी है, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट ना करें। इन्होंने कहा कि इलेक्शन पार्टिसिपेशन से पॉलिटिकल इंटरेस्ट और मोरल बढ़ेगा और कांग्रेस को प्रिपेयर किया जा सकता है नेक्स्ट फेज के लिए। ये अप्रोच शॉर्ट टर्म था, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना था ताकि मासेस को फ्यूचर स्ट्रगल के लिए तैयार किया जा सके। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हुए भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना, कांग्रेस को प्रिपेयर करना फ्रीडम फ्यूचर स्ट्रगल के लिए। अब लेफ्टिस्ट ट्रेंड क्रिटिकल ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड काउंसिल एंट्री। नेहरू और उनके फॉलोवर्स ने कंस्ट्रक्टिव वर्क और काउंसिल एंट्री को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि ये सब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल को डाइवर्ट कर रहा है। लेफ्टिस्ट ने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस और मासेस की रीडनेस के वजह से रिवोल्यूशनरी सिचुएशन बन गई है और इसलिए मास एक्शन जरूरी है। उन्होंने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल की तरफ फोकस करने की बात की, जिसमें डायरेक्ट एक्शन और मास मूवमेंट शामिल थे। अब बात करते हैं नेहरू विजन एंड अप्रोचेस। विजन फॉर सोशलिज्म। नेहरू ने हमेशा कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया और सोशलिज्म को अपना प्राइमरी गोल बनाया। उनका मानना था कि कैपिटलिज्म लोगों के बीच इनइक्वलिटी और एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाता है और इसलिए उसे हटाना जरूरी है। सोशलिज्म का मतलब है सबको बराबर का हक मिलना, जिसमें स्टेट कंट्रोल हो इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज पर, ताकि पॉवर्टी और इनइक्वलिटी को दूर किया जा सके। क्रिटिसिज्म ऑफ सिविल डिसोबीडियंस विड्रॉवल। नेहरू ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विड्रॉवल को एक स्पिरिचुअल डिफीट और रिवोल्यूशनरी आइडियाज से रिट्रीट माना। उन्होंने कहा कि गांधी जी का एसटीएस स्ट्रेटेजी यानी कि स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल का अप्रोच, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल पे फोकस करता था, वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ असली लड़ाई नहीं थी। नेहरू का मानना था कि इंक्रीमेंटल मेजर्स जैसे इलेक्शन, काउंसिल में पार्टिसिपेशन से रियल पावर नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि कंप्लीट कॉन्फ्रंटेशन जरूरी है इंपीरियलिज्म के खिलाफ। अब इकोनॉमिक एंड क्लास डिमांड। नेहरू ने पीजेंट्स यानी कि किसान और वर्कर के इकोनॉमिक और क्लास डिमांड को एड्रेस करना जरूरी माना। उन्होंने कहा कि क्लास स्ट्रगल को कांग्रेस के एजेंडा में इंक्लूड करना चाहिए। किसान सभा और ट्रेड यूनियंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, जिससे वर्कर्स और पीजेंट्स अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए कलेक्टिव एक्शन कर सके। एंटी इंपीरियलिस्टिक स्ट्रगल। नेहरू का मानना था कि एंटी इंपीरियलिस्टिक स्ट्रगल को मासेस के क्लास स्ट्रगल के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। मतलब इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब कॉमन पीपल को उसमें शामिल किया जाए और उनके इकोनॉमिक और क्लास इशू को भी एड्रेस किया जाए। नेहरू ने रिवोल्यूशनरी चेंज की बात की, जिसमें मासेस को एक्टिव पार्टिसिपेशन बनाया जाए और उनकी
इकोनॉमिक स्ट्रगल को पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बनाया जाए। अपोजिशन टू स्ट्रगल थ्रू स्ट्रगल (एसटीएस) स्ट्रेटेजी को देखते हैं। नेहरू डिसएग्रीमेंट विद एसटीएस स्ट्रेटेजी। नेहरू ने एसटीएस स्ट्रेटेजी को अपोज किया जो गांधी जी और दूसरे लीडर ने प्रपोज की थी। इस स्ट्रेटेजी में स्ट्रगल यानी कि लड़ाई को ट्रूस यानी कि पीसफुल पीरियड के बाद फिर से रिज्यूम किया जाता था। नेहरू का कहना था कि ये अप्रोच इंपीरियलिज्म के खिलाफ रियल पावर को अचीव नहीं कर सकता। उन्होंने कंटिन्यूअस स्ट्रगल की बात की जिसमें इंक्रीमेंटल स्टेप्स को अवॉइड करना था। स्ट्रगल विक्ट्री एसबी स्ट्रेटेजी। नेहरू ने स्ट्रगल विक्ट्री यानी कि एसबी स्ट्रेटेजी को प्रमोट किया जिसमें कंटिन्यूअस कॉन्फ्रंटेशन के जरिए इंपीरियलिज्म को हटाना था। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और इंक्रीमेंटल स्टेप से रियल पावर नहीं मिल सकता और कंप्लीट रिवॉल्यूशन जरूरी है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ काउंसिल एंट्री बाय नेहरू। नेहरू इनिशियल क्रिटिसिज्म ऑफ काउंसिल एंट्री। नेहरू ने पहले काउंसिल एंट्री को अपोज किया। उनका मानना था कि काउंसिल में एंट्री से इंपीरियलिज्म को लेजिटिमेंसी मिलती है और रियल स्ट्रगल को वीकेन किया जाता है। काउंसिल एंट्री का मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बजाय काउंसिल एंट्री का मतलब था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन। नेहरू को लगता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करना जो कि उनके एंटी इंपीरियलिस्टिक स्ट्रगल के आइडियाज के अगेंस्ट था। गांधी एश्योरेंस एंड काउंसिल एंट्री। लेकिन जब गांधी ने काउंसिल एंट्री को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि इंपीरियलिज्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गांधी ने कहा कि काउंसिल वर्क सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ मास स्ट्रगल को स्ट्रेंथन करेगा। गांधी ने यह भी बोला कि काउंसिल वर्क से सेल्फ सर्विंग मोटिव नहीं होंगे यानी कि पर्सनल या पार्टी बेनिफिट्स के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं गांधीज रिजिग्नेशन फ्रॉम कांग्रेस। गांधीज डिफरेंसेस विद कांग्रेस फैक्शन। गांधी को कांग्रेस के कुछ फैक्शन यानी कि ग्रुप के साथ डिफरेंसेस हो गए थे। ये फैक्शन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते थे जैसे कि नेहरू और सोशलिस्ट। नेहरू और सोशलिस्ट का मानना था कि कांग्रेस को ग्रेजुअली रेडिकलाइज करना चाहिए यानी कि धीरे धीरे एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल को स्ट्रांग बनाना चाहिए लेकिन यूनिटी को मेंटेन करते हुए। गांधी रेजिग्नेशन। गांधी ने अक्टूबर 1934 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। उन्होंने ये डिसीजन लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके आइडियाज और कांग्रेस के फैक्शन के आइडियाज के बीच बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट था। गांधी का कहना था कि उनका रेजिग्नेशन कांग्रेस को बेटर सर्व करने के लिए था जिसमें उनके थॉट्स वर्ड्स और एक्शन कंसिस्टेंट हो। अब इलेक्टोरल सक्सेस एंड कांग्रेस एकोमोडेशन। कांग्रेस इलेक्शन सक्सेस इन 1934। नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए। कांग्रेस ने 75 सीट में 45 सीट जीती जो कि इंडियंस के लिए रिजर्व थी। ये इलेक्टोरल सक्सेस कांग्रेस की स्ट्रेंथ को दिखाता है डिस्पाइट इंटरनल डिफरेंसेस। कांग्रेस को मास सपोर्ट था और वो अपने यूनिटी को मेंटेन करने में काफी सफल रही। एकोमोडेशन ऑफ डिफरिंग व्यू। कांग्रेस के अंदर काफी फैक्शन थे जैसे कि नेहरू और सोशलिस्ट जो कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते थे और गांधी जो कि मास स्ट्रगल को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे। डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस कांग्रेस ने अपने इंटरनल फैक्शन को एकोमोडेट किया मतलब उन्होंने अलग अलग व्यूज को रेस्पेक्ट किया और पार्टी की यूनिटी को बनाए रखा। अब बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक इम्पोर्टेंट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से जो इंडिया को एक फेडरल स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता था। इस एक्ट का मेन एम था इंडिया में एक सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करना लेकिन इसमें ब्रिटिश की डोमिनेंस भी थी। चलिए समझते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स यानी कि प्रिंसली स्टेट को शामिल करना था।
लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को स्पेशल कंडीशन के अंदर इंक्लूड किया जाना था, जो कभी मेटेरियलाइज नहीं हुआ, यानी ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फेडरल लेवल एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल को पाइवेटल अथॉरिटी दी गई थी। उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर थे। रिजर्व सब्जेक्ट ये वो एरिया थे जहां गवर्नर जनरल डायरेक्टली रूल करता था, जैसे फॉरेन अफेयर, डिफेंस, ट्राइबल एरिया, रिलीजियस मैटर। ट्रांसफर सब्जेक्ट ये वो सब्जेक्ट थे जहां इलेक्टेड मिनिस्टर्स को काम करने का मौका मिलता था। अगर मिनिस्टर को लेजिस्लेचर का ट्रस्ट नहीं मिलता तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता। अब लेजिस्लेचर बाइकैमरल लेजिस्लेचर का सिस्टम था, यानी दो हाउसेस अपर और लोअर थे। काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउसेस को कहा जाता है। इसमें 260 मेंबर थे। कुछ मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे, 40% बाय प्रिंसेस। फेडरल असेंबली लोअर हाउस इसमें 375 मेंबर थे, जिसमें से कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे, 1/3 बाय प्रिंसेस। काउंसिल ऑफ स्टेट को एक परमानेंट बॉडी बनाया गया था, जिसमें हर थर्ड ईयर एक थर्ड मेंबर रिटायर करते थे। फेडरल असेंबली की ड्यूरेशन 5 ईयर्स थी। लिस्ट फॉर लेजिस्लेशन फेडरल लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैटर, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंशियल स्टेट लेवल मैटर, कंकरेंट मैटर जो दोनों सेंटर और स्टेट के लिए थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन फेडरल असेंबली के मेंबर मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते थे, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट में ये अलाउ नहीं था। रिलीजन बेस्ड एंड कास्ट बेस्ड इलेक्टोरेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया गया था, मतलब स्पेशल इलेक्टोरेट्स बनाए गए थे जो रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक सीट एलोकेट करते थे। 80% बजट को नॉन वोटेबल रखा गया था, यानी उस पर डिबेट नहीं हो सकती थी। गवर्नर जनरल स्पेशल पावर गवर्नर जनरल के पास स्पेशल पावर थे, जैसे रिस्टोर कट इन ग्रांट। अगर लेजिस्लेचर किसी ग्रांट को कम करता था तो गवर्नर जनरल उसे रिस्टोर कर सकते थे। सर्टिफाई बिल अगर लेजिस्लेचर कोई बिल रिजेक्ट करता था तो गवर्नर जनरल उसे सर्टिफाई कर सकते थे। इशू ऑर्डिनेंसेस अगर जरूरी पड़ी तो गवर्नर जनरल टेम्पररी लॉज बनाने के लिए ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे। एक्सरसाइज वीटो अगर कोई बिल पास होता था तो उनके ओपिनियन के अगेंस्ट था अगर कोई बिल पास होता था जो उनके ओपिनियन के अगेंस्ट था तो वो वीटो पावर का यूज कर सकते थे। अब बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। डायरकी को रिप्लेस किया गया और प्रोविंस को अपने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दी गई। इसका मतलब था कि हर प्रोविंस को अपने लॉज और फाइनेंशियल मैटर में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। प्रोविंसेस को अपने सिक्योरिटी के बेसिस पर पैसा उधार लेने का अधिकार दिया गया, मतलब हर प्रोविंस अपने फाइनेंशियल मैटर को मैनेज कर सकता था और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकता था। एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। गवर्नर को क्राउन का नॉमिनी और रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। ये गवर्नर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता था और उनके पास स्पेशल पावर थे। गवर्नर के पास काफी स्पेशल पावर थी, जैसे माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सिविल सर्वेंट के राइट्स को सेफगार्ड करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ब्रिटिश बिजनेसेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रिंसली स्टेट को मैनेज करना। अगर गवर्नर को लगता था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले सकते थे और इनडेफिनेटली रन कर सकते थे। लेजिस्लेचर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम, जो कि कम्युनल अवार्ड्स के बेसिस पर था, को ऑपरेशनलाइज किया गया। इसका मतलब था कि अलग अलग रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स को अपने लिए सेपरेट सीट मिलती थी। डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम था, जिसमें हर मेंबर को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाना था। ये फ्रेंचाइज को एक्सटेंड करता है और वुमेन को भी वोट देने का राइट्स दिया गया था, सेम बेसिस पर एज मैन। मिनिस्टर्स को प्रोविंशियल सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करने का काम दिया गया। ये मिनिस्टर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काम करते थे जो प्रीमियर के अंदर काम करते थे। मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था
और अगर लेजिस्लेचर उनको ट्रस्ट नहीं करता था तो मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट पर लॉ बनाने का अधिकार दिया गया था, मतलब वो अपने प्रोविंस के इंटरनल इशू को रेगुलेट कर सकते थे। लेकिन 40% ऑफ द बजट वाज स्टिल नॉट वोटेबल, यानी इस बजट पर लेजिस्लेचर को डिबेट या वोट करने का अधिकार नहीं था। गवर्नर स्पेशल पावर को देखते हैं। गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर थी। रिफ्यूज एसेंट टू ए बिल, अगर गवर्नर को कोई बिल पसंद नहीं आता तो वो उसे अप्रूव नहीं करते थे। प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, गवर्नर को टेम्पररी लॉज बनाने का अधिकार दिया गया था जब लेजिस्लेचर का सेशन नहीं हो। इनेक्ट गवर्नर्स एक्ट, गवर्नर अपने ऑन लॉज भी बनाने की पावर रखता था जो लेजिस्लेचर के थ्रू पास नहीं होते थे। अब इवेल्युएशन ऑफ द एक्ट एंड ब्रिटिश स्ट्रेटेजी, गवर्नर के एक्सटेंसिव पावर काफी हिंड्रेंस यानी कि रुकावट क्रिएट करते थे जो रियल ऑटोनॉमी को लिमिट करते थे। एक्ट ने 14% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया पॉपुलेशन को इनफ्रेंचाइज किया, लेकिन ये लिमिटेड था, यानी ज्यादा लोगों को वोट देने का राइट्स नहीं था। कम्युनल इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड करना, जो कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को प्रमोट करता था, आगे चलकर पार्टीशन का एक रीजन बना। इंटरनल ग्रोथ के लिए प्रोविजन नहीं थे और अमेंडमेंट राइट्स भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थे, यानी इंडिया को अपने लॉज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज करने का अधिकार नहीं था। अब बात करते हैं नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू द एक्ट। कांग्रेस रिजेक्शन, कांग्रेस ने एक्ट को अनएनिमसली रिजेक्ट किया। उन्होंने डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाए जो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। इसका मतलब था कि कांग्रेस को लगता था कि ये एक्ट इंडिया को रियल इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा है। हिंदू महासभा एंड नेशनल लिबरल फाउंडेशन सपोर्ट, हिंदू महासभा और नेशनल लिबरल फाउंडेशन ने इस एक्ट को सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कि एक्ट को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर चलाया जाए। ये ग्रुप ब्रिटिश रूल को सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें लगता था कि ये एक्ट उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू क्रिटिसिज्म, जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को एक व्हीकल्स विथ ब्रेक एंड नो इंजन कहा। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये एक्ट लिमिटेशन के साथ आता था और रियल पावर नहीं देता था। नेहरू का ये कहना था कि ये एक्ट रियल इंडिपेंडेंस नहीं दे सकता था क्योंकि इसमें ब्रिटिश कंट्रोल ज्यादा था। बी आर टॉमलिंसन व्यू, बी आर टॉमलिंसन ने ये हाईलाइट किया कि इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस का गोल इंडियन कोलैबोरेटर्स को अट्रैक्ट करना था ताकि वो ब्रिटिश रूल को कंटिन्यू कर सके। इसका मतलब था कि एक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इंडियन लीडर को ब्रिटिश रूल के साथ कोलैबोरेट करने के लिए इंटेंसिवाइज किया जाए, न कि रियल इंडिपेंडेंस के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज डिबेट विद द कांग्रेस 1937। 1937 में कांग्रेस के अंदर प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट डिबेट शुरू हुई। कांग्रेस को यह डिसाइड करना था कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि 1935 एक्ट के बाद अब उनके पास मास मूवमेंट का ऑप्शन नहीं था। चलिए देखते हैं डिबेट को। यूनानिमस अपोजिशन टू दी 1935 एक्ट, 1935 एक्ट को कांग्रेस ने अनमसली रिजेक्ट किया था, लेकिन सबको ये कंफ्यूजन था कि इसको रेसिस्ट कैसे करें बिना किसी मास मूवमेंट के, इसलिए स्ट्रेटेजी को लेकर डिसएग्रीमेंट था। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, कांग्रेस का प्लान था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन ये डिसीजन लाना था कि अगर कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है तो क्या गवर्नमेंट बनाना चाहिए या नहीं। ये आइडियोलॉजिकल स्प्लिट का रीजन बना, जहां लेफ्ट विंग और राइट विंग फैक्शन के बीच डिसएग्रीमेंट था। डिवाइडेड ओपिनियन, नेहरू बॉस एंड कांग्रेस सोशलिस्ट व्यूज को देखते हैं। नेहरू बॉस और कांग्रेस सोशलिस्ट ने ऑफिस एक्सेप्टेंस के खिलाफ अपना स्टैंड रखा। उनका मानना था कि अगर ऑफिस एक्सेप्ट किया तो 1935 एक्ट को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था।
उन्होंने ये कहा कि मास मूवमेंट के बिना ऑफिस एक्सेप्टेंस से कांग्रेस का इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उसका व्यू था कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल को मेंटेन करना जरूरी है। ऑफिस एक्सेप्टेंस प्रोपेनेंट व्यूज। ऑफिस एक्सेप्टेंस के सपोर्टर्स ने ये आर्ग्यू किया कि शॉर्ट टर्म टैक्टिकल वर्क जरूरी है। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन से कांग्रेस को अपना एजेंडा पुश करने का मौका मिलेगा, चाहे मास मूवमेंट अभी फीजेबल ना हो। उनका यह मानना था कि ऑफिस लेना या ना लेना एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ना कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का इशू। गवर्नमेंट बनाना उनके लिए एक टेम्पोररी स्टेप था जो लॉन्ग टर्म गोल के लिए यूजफुल हो सकता था। अब गांधी पोजीशन को देखते हैं। इनिशियल अपोजिशन। गांधी ने पहले ऑफिस एक्सेप्टेंस के खिलाफ अपना स्टैंड रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे कांग्रेस की प्यूरिटी खत्म हो सकती है। ट्रायल फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। लेकिन गांधी ने बाद में ये डिसाइड किया कि एक ट्रायल के लिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनाई जाए। उन्होंने लखनऊ सेशन 1936 और फैजपुर सेशन 1937 में ये डिसीजन लिया कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन ऑफिस एक्सेप्टेंस का डिसीजन इलेक्शन के बाद लिया जाएगा। गांधी का ये अप्रोच था कि पहले इलेक्शन में पार्टिसिपेशन से कांग्रेस का पॉलिटिकल प्रेजेंस स्टेब्लिश हो और बाद में ऑफिस एक्सेप्टेंस के बारे में सोचा जाए। अब बात करते हैं कांग्रेस रूल इन प्रोविंस 1937। कांग्रेस 1937 में कांग्रेस ने प्रोविंशियल इलेक्शन में मेजर विक्ट्री हासिल की, जिसमें उन्होंने 1935 एक्ट को रिजेक्ट करते हुए अपने मैनिफेस्टो अनाउंस किया था। चलिए समझते हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर इलेक्शन। रिजेक्शन ऑफ 1935 एक्ट। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 1935 एक्ट को टोटल रिजेक्शन किया। ये एक स्ट्रांग स्टेटमेंट था जिसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को कंप्लीटली रिजेक्ट किया। प्रोमिसेस इन दी मैनिफेस्टो। प्रिजनर रिलीज। कांग्रेस ने प्रोमिस किया कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करेंगे। जेंडर एंड कास्ट बेस्ड डिसेबिलिटी रिमूवल। जेंडर और कास्ट बेस्ड डिसेबिलिटीज को रिमूव करना उनका गोल था। एग्रेरियन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रेरियन रिफॉर्म्स की तरफ भी फोकस था, जैसे लैंड रिफॉर्म्स और रेंट रिडक्शन। रूरल डेप्थ स्केलिंग। रूरल डेप्थ को स्केल डाउन करने की बात की गई थी। ट्रेड यूनियन राइट्स। वर्कर राइट्स को स्ट्रेंथन करना था, जिसमें राइट टू स्ट्राइक भी इंक्लूडेड था। अब बात करते हैं कांग्रेस परफॉर्मेंस इन इलेक्शन। इलेक्टोरल सक्सेस। 14% इन्फ्रेंचिजमेंट, यानी कि 30.1 मिलियन लोगों को वोट देने का हक मिला, जिसमें से 4.25 मिलियन वुमेन थी। 15.5 मिलियन वोट्स कास्ट किए गए, जिसमें से 9,17,000 वुमेन ने वोट दिया। कांग्रेस ने 716 सीट जीती आउट ऑफ 1161 कॉन्टेस्टेड सीट। टोटल 1585 सीट थी अक्रॉस 11 प्रोविंसेस। कांग्रेस ने मेजोरिटी जीती थी इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, आसाम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बंगाल, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस ने लार्जेस्ट पार्टी का पोजीशन हासिल किया। अब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म। कांग्रेस ने बम्बई, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में मिनिस्ट्रीज बनाई। बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम में भी कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई। अब गांधीज एडवाइस टू कांग्रेस। होल्ड ऑफिस लाइटली। गांधी ने कांग्रेस के मेंबर को ऑफिसेस को लाइटली होल्ड करने की एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि ये ऑफिसेस क्राउन ऑफ थॉर्न्स की तरफ है, जो नेशनलिस्ट गोल को एक्सेलरेट करने के लिए उठाए गए हैं। गांधी का यह मानना था कि पॉलिटिकल ऑफिसेस को टाइट ग्रिप से होल्ड करने की बजाय उन्हें टेम्पोररी और मीन्स टू एन एंड के रूप में देखा जाना चाहिए। सेल्फ गवर्नेंस एंड नेशनलिस्ट गोल। गांधी ने कहा कि इंडियन को सेल्फ गवर्नेंस का कैपेबिलिटी दिखाना जरूरी है। अगर कांग्रेस ऑफिसेस में है तो उनका मेन गोल नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाना और सेल्फ रूल को प्रमोट करना था। अब बात करते हैं
वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 to 1919। जब कांग्रेस ने 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन जीतकर अपनी मिनिस्ट्री बनाई तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए। ये काम उनके लिए एक प्रैक्टिकल चैलेंजेस थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिश कॉलोनी सिस्टम को समझते हुए काफी रेस्ट्रिक्शन का सामना था। चलिए समझते हैं। पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ कांग्रेस रूल। पब्लिक इंथुजिज्म। कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने लोगों में इंथुजिज्म क्रिएट किया क्योंकि इससे ये दिखाई दिया कि कांग्रेस को स्टेट पावर मिलने पर वो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए काम कर सकती है। कांग्रेस ने यह साबित किया कि वो गवर्नेंस और लीडरशिप में कैपेबल है। इंक्रीज प्रेस्टीज ऑफ कांग्रेस। जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई और कुछ रिफॉर्म्स किए तो उनकी प्रेस्टीज भी बढ़ी। ये उनको एक लेजिटिमेट और क्रेडिबल पॉलिटिकल फोर्स के रूप में एस्टेब्लिश कर रहा था। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। लेकिन कांग्रेस को इंपीरियलिस्टिक सिस्टम को फंडामेंटली चेंज करने में मुश्किल होती थी क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की डोमिनेंस और कंट्रोल की वजह से रेडिकल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। अब एफर्ट्स फॉर पीपल वेलफेयर को देखते हैं। सिविल लिबर्टीज। कांग्रेस ने कुछ लॉज को रिपील किया जो इमरजेंसी पावर देती थी जिसमें पॉलिटिकल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग के ऊपर से बैन हटा दिए और कुछ बुक्स और जर्नल्स के बैन भी लिफ्ट किए गए। प्रेस रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स किया गया और ब्लैकलिस्टेड न्यूज़पेपर को वापस अलाउ किया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया और उनका डिपोर्टेशन और इंटरमेंट ऑर्डर को रिवोक किया गया। कॉन्फिस्केटेड लैंड को बॉम्बे में वापस दिया गया और पेंशन को रिस्टोर किया गया जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े हुए ऑफिशियल को दी गई थी। पुलिस एंड सीआईडी रिस्ट्रिक्शन। पुलिस पावर को कर्ब किया गया और सीआईडी सर्विलेंस को रोक दिया गया जो पहले पॉलिटिशियंस पर होती थी। अब शॉर्टकमिंग इन सिविल लिबर्टीज। अरेस्ट फॉर इन्फ्लामेटरी स्पीचेस। यूसुफ मेहरली को मद्रास गवर्नमेंट ने इन्फ्लामेटरी स्पीचेस के लिए अरेस्ट किया। अरेस्ट ऑफ एसएस बतलीवाला। एसएस बाटलीवाला को सेडियस स्पीच के लिए मद्रास गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया और उन्हें 6 मंथ सेंटेंस दी गई। यूज ऑफ सीआईडी अगेंस्ट लेफ्टिस्ट। के.एम. मुंशी ने सीआईडी का यूज किया कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट जो सिविल लिबर्टी के पर्सपेक्टिव से एक शॉर्टकमिंग था। के.एम. मुंशी बॉम्बे के होम मिनिस्टर थे। अब बात करते हैं एग्रीरियन रिफॉर्म अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 to 39। जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने प्रोविंस में पावर ली थी उन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म करने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें कुछ बड़ी कॉन्स्टेंट का सामना भी था। चलिए इसको समझते हैं। कॉन्स्टेंट फेस बाय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। लिमिटेड पावर ऑफ मिनिस्टर्स। कांग्रेस मिनिस्टर को लिमिटेड पावर मिली थी क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम का कंट्रोल अभी भी था। ये पावर उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने में रुकावट थी। इनएडिक्वेट फाइनेंस रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी काफी लिमिटेड थी। गवर्नमेंट का बजट ब्रिटिश एप्रोप्रिएशन के अंदर था जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को काफी कंस्ट्रेंट करता था। क्लास एडजस्टमेंट टू कॉन्सिलेट जमींदार्स। जमींदार्स को कॉन्सिलेट करना भी एक चैलेंज था। कांग्रेस ने क्लास एडजस्टमेंट किए जिससे जमींदार को न्यूट्रलाइज कर सके लेकिन इससे एग्रीरियन रिफॉर्म्स को कंप्लीट ओवरऑल करने में दिक्कत आई। टाइम कॉन्स्टेंट्स। कांग्रेस की कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की वजह से टाइम कॉन्स्टेंट भी थे क्योंकि उनको कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट मूवमेंट चलाना था इसलिए एग्रीरियन रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी नहीं मिल पाई। लूमिंग वार क्लाउड 1938 में वार क्लाउड थे जिससे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी टेंस हो गया था। इससे भी रिफॉर्म्स पर इम्पैक्ट पड़ा। इन्फ्लुएंस ऑफ रिएक्शनरीज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट का डोमिनेंस था जो एग्रीरियन रिफॉर्म्स को अपोज करते थे। उनका इन्फ्लुएंस भी रिफॉर्म के रास्ते में एक बैरियर था।
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर। एग्रेरियन स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स था। इंडिया में लैंड टेन्यूर सिस्टम अलग अलग थे, जैसे जमींदारी, रोहितवारी और महलवारी, जो रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल बना रहे थे। एग्रेरियन रिफॉर्म्स बाय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को देखते हैं। लैंड रिफॉर्म्स एंड डेप्थ रिलीफ। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स और डेप्थ रिलीफ मेजर्स पास किए। ये स्टेट्यूटरी और ऑक्यूपेंसी टेनेंट के लिए फायदेमंद थे, लेकिन सब टेनेंट और एग्रीकल्चर लेबरर को उतना फायदा नहीं मिला। फॉरेस्ट ग्रेजिंग फी, रेंट एरियर, लैंड टेन्यूर। फॉरेस्ट ग्रेजिंग फी को रिड्यूस किया गया और लैंड एरियर और लैंड टेन्यूर के इशू को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई। अब एटीट्यूड टुवर्ड्स लेबर को देखते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्री का अप्रोच था कि वो वर्कर के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्रीज पीस को भी मेंटेन करने की कोशिश की। ये बैलेंस अप्रोच थी। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। स्ट्राइक के पहले कंपल्सरी आर्बिट्रेशन की बात की गई थी ताकि कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। मेडिएशन बिटवीन लेबर्स एंड कैपिटल। मिनिस्ट्रीज ने लेबर और कैपिटल के बीच मेडिएशन किया ताकि दोनों पार्टीज के बीच एक बैलेंस बन सके। रिप्रेसिव मेजर्स। अगर मिलिटेंट ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट होते तो सेक्शन 144 और अरेस्ट का यूज किया गया। ये थोड़ा रिप्रेसिव था, लेकिन नेहरू ने पब्लिकली सपोर्ट किया, जबकि उन्होंने इस अप्रोच को डिसकंटेंट के साथ देखा। गांधीज अपोजिशन टू वायलेंट मेथड। गांधी ने वायलेंट मेथड को अपोज किया और पॉलिटिकल एजुकेशन को एम्फेसाइज किया। उन्होंने कॉलोनियल लॉ का एक्सेसिव रिलायंस भी कॉजन किया। अब सोशल वेलफेयर रिफॉर्म अंडर कांग्रेस इनिशिएटिव को देखते हैं। प्रोहिबिशन इन स्पेसिफिक रीजन। कांग्रेस ने कुछ रीजन में प्रोहिबिशन लगाई थी जिससे अल्कोहल कंजम्पशन को कंट्रोल किया जा सके। वेलफेयर मेजर्स फॉर हरिजन्स। हरिजन्स के लिए टेम्पल एंट्री, पब्लिक फैसिलिटीज का एक्सेस, स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट सर्विस में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। प्राइमरी, टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन को प्रमोट किया गया और प्राइमरी हेल्थ एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए। सपोर्ट्स फॉर खादी। खादी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज और अदर इनिशिएटिव दिए गए। प्रिजन्स रिफॉर्म्स। प्रिजन्स रिफॉर्म भी इम्प्लीमेंट किए गए, जिसमें प्रिजन्स के राइट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। इंडिजिनस इंटरप्राइजेज। इंडिजिनस इंटरप्राइजेज को प्रमोट किया गया ताकि सेल्फ रिलायंस को इंकरेज किया जा सके। नेशनल प्लानिंग कमेटी। सुभाष चंद्र बोस के अंडर नेशनल प्लानिंग कमेटी को 1938 में स्टेब्लिश किया गया, जिसका मेन गोल था प्लानिंग इफर्ट को स्ट्रीमलाइन करना। अब एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटी बाय कांग्रेस को देखते हैं। मास लिटरेसी कैंपेन। कांग्रेस ने मास लिटरेसी कैंपेन स्टार्ट किए ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके और अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। कांग्रेस पुलिस स्टेशन एंड पंचायत। कांग्रेस पुलिस स्टेशन और पंचायत भी बनाए गए, जिससे लोकल गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर को बेटर बनाया जा सके। कांग्रेस ग्रीवेंस कमेटी। कांग्रेस ग्रीवेंस कमेटी ने मास पिटीशन गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट किए जो लोगों के इशू को रेज किए जा सके। स्टेट पीपल्स मूवमेंट। स्टेट पीपल्स मूवमेंट को प्रमोट किया गया जो लोकल इशू और राइट्स के लिए एडवोकेट करते थे। अब बात करते हैं पोस्ट रेजिग्नेशन इवेंट। जब कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आउटब्रेक के बाद रिजाइन किया, तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रहे थे। चलिए इसको समझते हैं। कांग्रेस रेजिग्नेशन इन अक्टूबर 1939। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आउटब्रेक के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को वार में सपोर्ट देने को कहा। कांग्रेस को यह बात एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। इसलिए कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में अपनी मिनिस्ट्रीज को रिजाइन कर दिया। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इससे कांग्रेस का स्टैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इंडिपेंडेंस के लिए ज्यादा क्लियर हो गया। इंक्रीज इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। कांग्रेस की विक्ट्री के बाद इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बढ़ने लगे, खासकर बंबई, गुजरात, यूनाइटेड प्रोविंस और बंगाल में। इंडस्ट्रियल वर्कर और ट्रेड यूनियन को लगा कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने उनके इंटरेस्ट को पूरा नहीं किया। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट
के काफी प्रोटेस्ट हुए जिसमें वर्कर अपना राइट्स के लिए लड़ रहे थे। ये एक चैलेंज था कांग्रेस के लिए क्योंकि उनको लेबर और इंडस्ट्रियल पीस के बीच एक बैलेंस बनाना था। एंटी लेबर शिफ्ट इन कांग्रेस, कांग्रेस का एटीट्यूड टुवर्ड्स लेबर थोड़ा शिफ्ट हो गया था जिससे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट और वर्कर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ गए। इसका एक एग्जाम्पल था बॉम्बे ट्रेडर डिस्प्यूट एक्ट 1938 जो वर्कर के लिए एंटी लेबर था। ये एक्ट काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इससे वर्कर को राइट्स कम मिल रहे थे और कांग्रेस को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। डायलेमा ऑन सपोर्टिंग दी प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट जो प्रिंसली स्टेट में फ्यूडलिज्म और ऑटोक्रेसी के खिलाफ था, कांग्रेस के लिए एक डायलेमा था। कांग्रेस को यह समझना था कि प्रिंसली स्टेट में इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन उनको ये भी था कि प्रिंसली रूलर को एलिनेट ना करे। यह डायलेमा कांग्रेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज था क्योंकि उनको प्रिंसली स्टेट में सपोर्ट भी चाहिए थी लेकिन उनको डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को भी प्रमोट करना था। डिसकंटेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का डिसकंटेंट भी बढ़ गया था कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम इंटरेस्ट को एडिक्वेंटली एड्रेस नहीं कर पा रही थी। मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इग्नोर कर रही थी। पीरपुर कमेटी का फॉर्मेशन इस डिसकंटेंट का रिजल्ट था। पीरपुर कमेटी 1938 ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को एक्यूज किया कि उन्होंने रिलीजियस इंटरफेरेंस, लैंग्वेज इम्पोजिशन और इकोनॉमिक ऑपरेशन किया है मुस्लिम के अगेंस्ट। द पीरपुर कमेटी एक्यूजेशन, पीरपुर कमेटी ने कांग्रेस मिनिस्ट्री पर कुछ रिलीजियस एक्यूजेशन लगाए जैसे रिलीजियस इंटरफेरेंस, कांग्रेस ने मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर किया। लैंग्वेज इम्पोजिशन, कांग्रेस ने हिंदी को मुस्लिम एरिया में इम्पोज किया जिससे मुस्लिम आइडेंटिटी को थ्रेट महसूस हुआ। इकोनॉमिक ऑपरेशन, कांग्रेस ने मुस्लिम के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ऑप्रेस किया जैसे लैंड रिफॉर्म्स और टैक्स पॉलिसीज में उनका हक में काफी चेंज नहीं किए। इससे मुस्लिम लीग का एलिनेशन और कांग्रेस के साथ उनका डिस्टेंस बढ़ गया जो बाद में पार्टीशन तक लीड कर गया। रियलाइजेशन बाय कांग्रेस, कांग्रेस को यह रियलाइज हुई कि जब वो पावर में होते हैं तो सभी कम्युनिटीज के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कांग्रेस को यह समझना पड़ा कि रिलीजियस, कल्चरल और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स था और ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के अंदर कंप्लीट रिफॉर्म्स लाना भी मुश्किल था।